वेलकम बैक इन दिस लेक्चर। तो बच्चों, आई होप कल आप लोगों ने सवाल कर लिए होंगे, जैसा कि मुझे आपसे उम्मीद है। कल मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे होमवर्क के तौर पे। 3 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो होपफुली तुमने ये कर लिए होंगे। क्यों सौरभ, मुझे रिपोर्ट करो फटाफट से, ये सवाल तुम्हारे हुए कि नहीं हुए, ताकि फिर इन सवालों से थोड़ा आगे बढ़ा जाए। बताओ क्यों सौरभ, मेरी कोई मदद चाहिए तुम्हें इन सवालों में? पहला सवाल तो बड़ा आसान था कि दो आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं और ऐसा बोला है कि इन दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, आप लोगों ने वो एंगल निकाल लिया होगा, कोस इनवर्स 9/91। दूसरा सवाल ये था कि दो वेक्टर्स आपस में लंबवत है, मतलब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब अदिश गुणनफल जो है वो 0 के बराबर है। और फिर 0 के बराबर पुट करके आपको ए का वैल्यू निकालना था, जहाँ पे आप लोगों ने अगर निकाला हो तो ए का वैल्यू आया था -2। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, खैर ए इज इक्वल टू -2 आना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी करना है 4 का 2 से मल्टीप्लाई, ए का 3 से मल्टीप्लाई, -2 का 1 से मल्टीप्लाई बराबर 0। तीसरा सवाल है मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो कुछ नहीं, मोड का मतलब आपको जानते हो क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा is equal to root of a square plus b square -2ab cos थीटा। बस फिर इन दोनों का स्क्वायर करना था, स्क्वायर करके ये सब करना था, तो इसका आंसर आता थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चेक कर लेना, ये आपका आया हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल आया हुआ। अब हम लोग दो सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल तो आपने पढ़ लिया, बट अब हम दो सदिशों के बीच में सदिश गुणनफल की बात करेंगे। तो लिखो वो सदिशों, दो सदिशों का सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। दो सदिशों का सदिश गुणनफल मतलब दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, जब डॉट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वहाँ कोस काम में आता है, बट जब अगर क्रॉस होता है तो वहाँ पर साइन काम में आता है। तो जब दो सदिशों के बीच में हम लोग जब निकालेंगे सदिश गुणनफल, तो उसमें क्या होगा, क्रॉस का वैल्यू काम आएगा। तो हम यहाँ पे ए क्रॉस बी करके संबोधित करेंगे इस चीज को। ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ए मल्टीप्लाई विद द मोड ऑफ बी और साइन थीटा एन कैप। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा एक सदिश राशि होती है। ये तो आपको पता ही है, इसीलिए उसको सदिश गुणनफल कहते हैं। एक सदिश राशि होती है, उसकी दिशा उन दोनों सदिशों के तल के लंबवत, उसकी दिशा उन दोनों सदिशों के जैसे मान लो एक सदिश आई कैप में है, दूसरा जे कैप में है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली के कैप में होगा, उन दोनों के लंबवत हो जाएगा। के लंबवत, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, ये एक नियम होता है दाएं हाथ के अंगूठे का,
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिंगर्स जो होती है ना, उसको एक सदिश से पकड़ के दूसरे सदिश की ओर ले जाते हैं। तो जब फिंगर्स को एक सदिश से, जैसे मान लो ए क्रॉस बी है, तो ए सदिश जहाँ पर है वहां से ए को पकड़ के और बी की ओर टर्न लेना है दाएं हाथ से। तो जो अंगूठा है वो जिस दिशा में जाएगा वहां पर इसके रिजल्टेंट ए क्रॉस बी की क्या हो जाएगी, दिशा काउंट हो जाएगी। तो दाएं हाथ की उन दोनों सदिशों के लंबवत दाएं हाथ के अंगूठे के नियम तथा दाहिने हाथ के पेंच के नियम से दी जाती है। मतलब पेंच को आपको उस तरफ घुमाना है जिस तरफ सदिश है। ए अगर बी की तरफ ले जाना है तो पेंच को उधर घुमाना पड़ेगा। समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से सदिश है। ये मान लो हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। x एक्सिस में a कैप है, y एक्सिस में b कैप है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो a क्रॉस b, मतलब कि इन दोनों के लंबवत z डायरेक्शन में होगा। तो जो c वेक्टर निकलेगा वो इन दोनों के लंबवत निकलेगा, मतलब c बराबर क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। ए आई कैप में है, बी जे कैप में है, तो सी कहाँ होगा, के कैप में होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए कैप की दिशा और बी कैप की दिशा, ये कैप मतलब दिशा होती है, इनकी इकाई सदिश है, तो ये दिशा निकाल सकते हैं। तो इसमें केवल दिशा आ रही है। समझ रहे हो, केवल आप डायरेक्शन देख पाओगे। मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस भी करना पड़ेगा। इसमें मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण भी आता है इसमें ना। अब एक बात बताना, अ, अगर मान लो इन दोनों की अलग अलग दिशा हो तो फिर कैसे निकालेंगे। मान लो दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं हो तो क्या करना है, तो हमको इसको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा ही क्यों होता है। ठीक है, तो उसको समांतर चतुर्भुज के नियम से आप खैर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता है, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो उसको समांतर चतुर्भुज के नियम से हम निकाल सकते हैं, ज्यामितीय निरूपण करके। कैसे करेंगे ज्यामितीय निरूपण बेटा, देखो ज्यामितीय निरूपण, सिंपल है। यहाँ पर मान लो ये कोई एनकेप दिशा है, ये कोई
ए वेक्टर की दिशा है, ये कोई बी वेक्टर की दिशा है, और ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो मैं समांतर चतुर्भुज का नियम लगाऊंगा और हम बी वेक्टर को इधर बांध सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक ही बात है। और ए वेक्टर को इधर मान सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक हाइट निकालूं ये, तो क्या ये एक त्रिभुज नहीं बन जाएगा? अरे ये त्रिभुज बन गया ना, थीटा से चिपका हुआ एक्सिस साइन कोस का होता है, तो ये तो कोस का हो गया, और ये थीटा के सामने वाला एक्सिस साइन का होता है, तो ये साइन वाला एक्सिस हो गया बी साइन थीटा। तो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये आधार है, आधार मतलब बेस, ये आधार है और ये ऊंचाई है, ये आधार है और ये क्या है, ऊंचाई है। अब इसमें हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ए वेक्टर है और हाइट है बी साइन थीटा, तो बेस तुम्हारा ए हो गया, हाइट बी साइन थीटा हो गई, तो ये तो ए बी साइन थीटा हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का ज्यामितीय निरूपण इस तरीके से किया जा सकता है। अब इससे संबंधित कुछ सवाल कर लेते हैं। लिखो, दो सदिशों टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप व माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करो। समझ रहे हो, मतलब ये ए क्रॉस बी की दिशा की बात कर रहा है। मैं बताता हूँ आपको, ये श्योर है कि ए क्रॉस बी जो है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई ना कोई दिशा होती है। तो हम ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड ले तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, बट इसकी कोई दिशा होती है, उसे हम एन कैप बोल देंगे। तो अपन से ये एन कैप पूछना चाह रहा है, इसका सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एन कैप होगा, वो हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन उसका परिमाण, ए क्रॉस बी और उसका परिमाण, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमाण ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि परिमाण और दिशा दोनों से मिलके एक कोई कॉम्बिनेशन बनता है। परिमाण और दिशा दोनों से मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता है। अगर मैं इसको सी वेक्टर मान लूँ, तो सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई विद एन कैप। सी इज व्हाट, दैट इज द परिमाण ऑफ ए क्रॉस बी। बस आपको परिमाण निकालना, पहले ए क्रॉस बी तो निकाल लो। तो ए क्रॉस बी या तो मैट्रिक्स रूल से निकाल सकते हो, या फिर एक और तरीका है, समझाते हैं कैसे। ए क्रॉस बी निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैट्रिक्स बना लो आई कैप जे कैप के कैप, पर आपको मैट्रिक्स बनाने में मुझे लगता है असुविधा होती है,
तो सिंपल तरीका भी है इसका, 2i प्लस 3j प्लस a क्रॉस। अब एक बात ध्यान रखना, दो समान इकाई सदिशों के बीच का जो एंगल है वो जीरो होता है। तो हमेशा याद रखना आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई जीरो होता है, बिकॉज समान दिशा में होते हैं, 0 डिग्री एंगल होता है, तो इनके बीच में साइन जीरो होता है। हाँ ये श्योर है कि आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो आई जे के का क्या एक चक्र चलता है बेटा, आई जे के। तो आई के बाद अगर जे आ रहा है, जे के बाद के आ रहा है, तो के बाद मतलब इसके साथ है, तो आई क्रॉस जे मतलब के आएगा इसके बाद में। ऐसे ही कोई चक्र चलता है तो जे क्रॉस के अगर निकालना हो तो जे के बाद के बाद आई आता है। चक्र अगर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो वहां पर ऋणात्मक साइन आने की पूरी संभावना होती है, तो वहां पर नेगेटिव साइन आता है। इस स्थिति को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करना है तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो आई कैप का हम माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू तो खैर आएगा ही आएगा माइनस में, बिकॉज माइनस में लगा है। आई क्रॉस जे मतलब कितना होता है, के कैप होता है। फिर इस आई कैप का इस के कैप से करेंगे तो आई क्रॉस के मतलब ये तो उल्टा चक्र घूम गया, आई के बाद के आ गया तो माइनस का जे आएगा, तो माइनस तो लगा तो दो दूनी चार होते हैं, और ये जे कैप आ गया। तो ये एक का हिसाब हो गया। दूसरा हिसाब करें, दूसरा हिसाब ये बात बोलता है कि आप जे केप का आई केप से मल्टीप्लाई करो, तो जे क्रॉस आई ये तो उल्टा चक्र घूम गया तो माइनस में आएगा, माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3, और जे क्रॉस आई मतलब के केप होता है। फिर 3j का जे से कुछ होगा नहीं, बट हाँ इस जे का इस के से हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, आई जे क्रॉस के मतलब आई होगा, तो 3 दूनी 6। चलो ये भी खत्म हो गया। अब अगला वाला देखते हैं, इधर वाला। तो यहाँ पर के केप है, के केप का माइनस आई केप से चेक करो, तो के केप का जब माइनस आई केप से चेक करते हैं तो कितना आता है हमारे पास बेटा, माइनस तो ऑलरेडी है, और के क्रॉस आई ये भी सीधा चक्कर तो जे के भी आएगा, तो माइनस का के क्रॉस जे, ये तो उल्टा चक्र घूम गया है, माइनस आई आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस। ठीक, इसको सोल्व कर लो, आई कैप कितना है, तो 6 और 1 7, तो 7 तो आई कैप है, जे कैप कितना है, एक, और ये -4 -5। कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई, एक बार चेक करना ढंग से, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया, एक बार वापस चेक कर लो मन में। आई कैप का आई कैप से कुछ नहीं होगा, आई कैप का जे कैप से होगा, आई क्रॉस जे मतलब के कैप होता है, तो मैं के कैप लिख दिया। फिर आई कैप क्रॉस के कैप कितना होता है, माइनस का जे कैप होता है, माइनस का जे कैप लिखते हैं। फिर जे कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई मतलब माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो आपने माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, अब के जे क्रॉस आई कितना होता है, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज, सही लिखा शायद, कोई गलती मिली, क्यों सौरभ, सब सही है ना, बस अब कर लो इसको, तो जे वाले इकट्ठे कर लो, माइनस का ये माइनस का ये माइनस का 5 जे हो गया,
इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। खत्म काम, आराम से एन निकल जाएगा। ए क्रॉस बी, बोलो कोई दिक्कत? वेरी गुड। अगला सवाल करो। देखो दूसरा मेथड भी होता है एक, आपको अगर चाहो तो मतलब ए क्रॉस बी निकालने का एक और तरीका होता है, आप मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स बना के सोल्व कर सकते हो आप लोग। जैसे मैं आपको बताऊं, ए क्रॉस बी है तो यहाँ पे आई केप जे केप के केप लिख लो। फिर ए पहले आ रहा है ना, तो पहले ए के घटक लिख लो। ए का आई केप घटक 2 है, फिर जे का 3 है और के का 1 है। ऐसे बी में -1 है, -1 है और +2 है। तो इन घटकों के साथ अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। देखो आई केप का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 माइनस माइनस 1 +7, फिर माइनस का जे के लिखना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस माइनस 1 +5, फिर प्लस के लिखना पड़ेगा। माइनस का 2 माइनस माइनस +3। अरे आ गई बात समझ में? तब भी ये आएगा 7 i के। ठीक है, अगला सवाल करो। अब यहाँ पे दो चीज बनती है। अगर आपको एंगल पता करना हो तो यही चीज तरीका सही है एन केप निकालने का। बट अगर आपको एंगल पता हो तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ए बी साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, यदि कोण ना पता हो तो इकाई सदिश यहाँ लिख लो। यदि कोण ना पता हो तो इकाई सदिश, ये तो कॉमन सेंस है ना। और यदि दैट्स इट। ठीक है, इसी से संबंधित अगला सवाल अब आप लोग करें। फाइंड अ यूनिट वेक्टर
लिखो find a unit vector perpendicular to both vectors, perpendicular to a vector is equal to 2 I cap minus 3 j cap plus k cap and 7 I cap तो इससे n कैप निकाल सकते हैं हम लोग। बोलो निकाल सकते हो ना? इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, फटाफट निकाल के तुम्हारे लिए सवाल है। इसका आंसर क्विकली मुझे बताओ कितना आ रहा है। इसका आंसर आएगा 2 I कैप प्लस 5 j कैप प्लस 11 k कैप। आ रहा है क्या? बताओ। ये तुम्हारे लिए सवाल है, जब तक तुम ये सवाल कर रहे हो सौरभ तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूँ। ये बड़ा आसान सवाल है, सेम सवाल के ऊपर किया था। ये आपके लिए अभी क्लास वर्क है। अगला सवाल लिखो, लैम्डा तथा म्यू का मान ज्ञात करो। लैम्डा तथा म्यू का मान ज्ञात करो ताकि बिंदु -1 3 2 -4 2 -2 व 5 लैम्डा म्यू एक सीधी रेखा में स्थित है। एक सीधी रेखा में स्थित हूँ, ठीक है, मतलब संरेखीय हूँ। एक सीधी रेखा में स्थित होगा मतलब क्या हुआ? संरेखीय हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं -1 3 2 -4 2 -2 5 लैम्डा। वेरी गुड 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 सौरभ, सही जवाब। अगर तीनों एक ही रेखा में होंगे तो बेटा ऐसा होगा तुम्हारे साथ, देखना भी समझाते हैं कैसा होगा इस सवाल में। अगर 3 पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। जैसे एक पहला पॉइंट है ए वेक्टर -1 3 2 का मतलब ये हुआ -1 3 और 2। दूसरा पॉइंट है -4 2 -2 -4 2 -2 और तीसरा पॉइंट है 5 लैम्डा
म्यू। ठीक है, ये अगर तीनों एक ही रेखा में होंगे, मान लो ऐसे, मान लो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो तीन लाइन हमारे पास साफ साफ दिख रही है, ए बी बी सी और ए सी। इस तरह से आपको तीन लाइन दिख रही होगी, ए बी बी सी और ए सी। तो अगर मैं ए बी लाइन की बात करूं तो ए बी लाइन जो होगा ना, वो इस तरीके से होगा कि बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच की दूरी को ए बी लाइन बोलते हैं। इसी प्रकार मैं एक और लाइन लेता हूं, ए सी लाइन, जो सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच की दूरी है। अब बेटा ये एक ही रेखा में है, दोनों लाइंस एक ही डायरेक्शन में है। बिल्कुल कर सकते हैं सौरभ, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब ये लाइन एक ही लाइन में है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में एंगल क्या होगा, शून्य होगा। सो द एंगल बिटवीन, मतलब ये दो लाइनों के बीच का एंगल, सो द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी इज जीरो। मतलब कि ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। बस यही तो करना है तुमको, ए बी और ए सी के बीच में क्रॉस निकालना है, बस निकाल के बता दो। बताओ क्या होगा, इससे एक लाइन बनेगी तुम्हारी। अगर तुम ए बी क्रॉस ए सी करते हो तो पहले तो ए बी निकालो, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटा दो, तो जब बी वेक्टर में से ए वेक्टर आप घटाओगे तो ए बी बनेगा आपका 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप। ऐसे ही ए सी बना लो, ए सी का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर में से सी वेक्टर में से ए वेक्टर घटा दो तो वो बनेगा आपका 9i कैप माइनस में 9i कैप प्लस 2 माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 2 प्लस म्यू के कैप। सिंपल। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है। ये दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल जीरो है, मतलब कि दोनों का क्रॉस जीरो के बराबर आपको करना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो आप मैट्रिक्स विधि से भी निकाल सकते हो, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिल जाएगा, इनका क्रॉस निकालना है ना आपको, तो इनका क्रॉस आएगा i कैप अब हम लोग आई कैप का जो मल्टीपल है इसको जीरो के बराबर रखते हैं, क्योंकि इधर भी जीरो है ना। तो जीरो का मतलब जानते हो क्या होता है, जीरो का मतलब होता है एक तरह से जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप
प्लस 0 के कैप। तो अब मल्टीपल देख लो, इसका तो कोई यूज नहीं है, इसको आप ले सकते हो। तो इसका मल्टीपल जे कैप है, तो माइनस का 3 म्यू माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो इससे म्यू निकल जाएगा 10। ये आपका पहला आंसर हुआ। उसके बाद में माइनस का 15 प्लस 13 लेमडा, 3 लेमडा बराबर 0। सो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अरे तुम्हारा अलग क्यों आ रहा है भाई सौरभ? चेक करो कहाँ गलती हुई है बेटा, तुम्हारा इतना अलग क्यों आ रहा है? हाँ उसको सही करो, और ये चेक करो कि जो मैंने निकाला है वो सही है ना। अगला सवाल करो। इफ if a vector plus b vector is equal to 60 and a vector minus b vector is equal to 40। सब मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको ना, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 46, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलो, कर सकते हो? अच्छा ये वाला सवाल करो। तो बड़ा आसान सवाल है, देखो इसमें क्या है कि पहले आपको जो दे रखा है ना उससे चलो। आपको दे रखा है ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 60 दे रखा है। तो आप मैग्नीट्यूड का लगा दो फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दो। दूसरा आपको दे रखा है a माइनस बी का मोड, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दो। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो और दोनों को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू 3600 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू 1600। अब इन दोनों को आप स्क्वायर सम कर दो, तो ये हो जाएगा दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। बोलो सही है? मुझे तो आना काम बस। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तो बस केवल बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, बिकॉज बी तुमको दे रखा है। इसका स्क्वायर तुम्हें बताइए कि बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 46 का स्क्वायर। 2 बार 46 लिखना तुम्हारा काम हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये। सो ए स्क्वायर प्लस 46 मल्टीप्लाई विद 46
बराबर 52 का आधा कितना होता है? 26। तो बराबर कितना हो जाएगा? करना कैलकुलेट। 46 मल्टीप्लाई विद 46। चेक करो कितना है। उसको फिर माइनस करो 2600 में, कितना आता है सौरभ बताओ। उसको फिर 2600 में माइनस करो। 21164। अच्छा ठीक है। अब 484 का रूट निकालो। वो कितना आता है? 484 का रूट निकालो फटाफट से। 22। हाँ तो इसका आंसर 22 आएगा। क्लियर? इसका आंसर कितना आएगा? 22। आज तुमको यूनिट फर्स्ट का असाइनमेंट मिल जाएगा, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 था ना, उसका असाइनमेंट आज अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। अगला सवाल, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द ऑन तो कुछ नहीं करना। एक कोई सदिश जा रहा है, मान लो वो है 4i प्लस 5j माइनस 7k। अब इस सदिश को प्रोजेक्ट करना है। ये सदिश क्या है? i माइनस 2j प्लस k। तो इसको इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? थीटा एंगल बन रहा है मान लो इनके बीच में। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए इसमें, इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा। ए कोस थीटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ए निकालना पड़ेगा, फिर थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा निकालने का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपल सा प्रोसेस क्या है थीटा निकालने का? मतलब ऐसे निकाल लो। तो ए कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन। तो ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बस। कर लोगे ना ये सवाल सौरभ? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ये तो हो जाएगा आराम से। अब आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कार्य अदिश गुणनफल के रूप में। मैंने आपको बताया था कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और मतलब आपने बल लगाने के बाद में
प्रोजेक्शन बताओ। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि उसकी छाया, किसी वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर छाया कितनी पड़ती है, उसे प्रोजेक्शन कहा जाता है बेटा। अब क्या हुआ सौरभ, जो ऊपर आई के माइनस टू जे के प्लस के केप है, उसकी छाया आपको निकालनी है 4 i के प्लस 5 जे के माइनस 7 के केप। तो उस वेक्टर को पकड़ के इस वेक्टर के पास लाना पड़ेगा। तो याद रखना, उस वेक्टर को इस वेक्टर के रूप में अगर देखें तो वो कोस बनाता है, एक घटक कहलाता है वो। तो ये वेक्टर मान लो ए कैप है, ये वेक्टर बी कैप है। तो ए कैप को अगर बी कैप की तरफ देखें, ए कैप को अगर बी कैप की तरफ देखें तो हमें उनके बीच का एंगल निकालना पड़ता है। तो ए कैप को बी कैप के एरिया में लाना है, तो ए कैप का कुछ ही भाग बी के एरिया में आएगा, और वो कौन सा भाग होगा, उसका प्रोजेक्शन, मतलब कि उससे बनाया गया एंगल का कोज्या। ऐसे अगर सौरभ मैं तुमसे बोलूं कि बी केप का ए केप के ऊपर प्रोजेक्शन निकालो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा डिग्री है। तो आप क्या करोगे बेटा, बी केप का ए केप के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो बी कोस थीटा हो जाएगा वो। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बी केप ए केप का वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन निकालो, क्या बोला मैंने तुमसे कि ए केप का वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन निकालो। तो आप चेक कर लो एंगल कितना है, तो 90 माइनस थीटा है। तो ए केप का वाई एक्सिस के ऊपर एंगल क्या हो जाएगा, ए कोस 90 माइनस थीटा, ए कोस 90 माइनस थीटा। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वाई एक्सिस। बस आपको एंगल चेक करना है, उसका कोज्या लेना है। जिस भी जगह आपको पोजीशन निकालना है, आपको उस जगह का एंगल चेक करना है, दैट्स इट। अरे आगे बात समझ में, बोलो ठीक है, प्रोजेक्शन समझ में आ गया। अब प्रोजेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपका एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा बहुत जल्दी, यूनिट नंबर 1 के बहुत सारे सवाल मैं आपको अपलोड करने वाला हूं। आप उन सवालों को सोल्व करना। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों को सोल्व करना। सवाल करने से ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करता है वो सवाल होता है। सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करता है वो सवाल होता है। ठीक है ना। तो बस अब थोड़ा सा विराम देता हूँ मैं अपनी वाणी को, और मैं सवाल अपलोड करने जा रहा हूँ कुछ देर में आपके सामने। बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है, और वो करते हैं फिर हम लोग बात। तुम जब तक सवाल करना, सौरभ तुम्हारा यही काम है, मैं जितने सवाल अपलोड करूँगा वो सब सवाल आप सोल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा। क्योंकि तुम्हारा पेपर सीबीटी मोड में नहीं होता आरपीएससी का, इसलिए मैं जो टेस्ट तुमको देने वाला हूँ वो सीबीटी मोड में नहीं होगा, वो नॉर्मल पेपर पे आपको सोल्व करना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट या जो पीडीएफ बना के दूंगा वो अपलोड कर दूंगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता नहीं ना तुम्हारा आरपीएससी का, इसी वजह से मैं तुमको सवाल भी नॉर्मल पीपीटी के रूप में दूंगा, पीडीएफ के रूप में दूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।